बच्चों, अब तक आपको ये तो पता चल चुका है कि आखिरकार इलेक्शंस क्या होते हैं और बेसिकली इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है वो किस टाइप से रन किया जाता है। अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार क्यों इंडिया के अंदर जो इलेक्शन है वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से माने जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेंगे और कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, जैसा कि हमने अपने फर्स्ट लेसन में व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी के बारे में कवर किया था, कुछ कंट्री के एग्जांपल्स है कि वहां पे क्या डेमोक्रेसी वाकई में स्टैब्लिश है या नहीं है। जैसे हमने मैक्सिको के बारे में पढ़ा था कि एक ही पार्टी जो है बार बार इलेक्शन जीत जाती है, कुछ ऐसी चीजें करके जिससे कि ऑपोजिशन को प्रॉब्लम होती है। हमने ये भी देखा था फिजी के अंदर कि वहां के जो इंडियंस है वहां की वोट की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है जितनी वहां के खुद के नेटिव पर्सन की है। एस्टोनिया में भी कुछ ऐसा ही था। तो ये सारी चीजें क्या करती है कि किसी कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक तरीके से जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं वो सही नहीं होते हैं। आपने ऐसी न्यूज के बारे में जरूर सुना होगा जहां पे कुछ चीजें मेंशन की गई है कि इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम इन द वोटर लिस्ट। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो क्या करती है कि फर्जी नाम को डाल देती है एक्चुअल नाम की जगह ताकि उसका वो वोट यूज कर सके। इसके अलावा मिस यूज ऑफ द गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। जो रूलिंग पार्टी होती है वो गवर्नमेंट के जो फैसिलिटीज होती है उनका अपने फेवर में ज्यादा यूज करती है। एक्सेसिव यूज ऑफ द मनी बाय रिच कैंडिडेट एंड अ बिग पार्टी। जो बड़ी बड़ी पार्टी होती है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। जो कैंडिडेट होते हैं जो अच्छे खासे वेल्थी माने जाते हैं तो वो भी ज्यादा पैसा खर्च करके इलेक्शन को जीत जाते हैं। और साथ ही इंटिमिडेशन ऑफ द वोटर एंड रिगिंग ऑफ द पोलिंग डे। यानी कि लोगों को एक तरीके से फर्जी वोट डलवा देना या फिर अपने फेवर में ज्यादा वोट डलवा देना, ऐसी चीजें हमें डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर भी देखने को मिलती रहती है। तो इस समय ऐसा फील होता है कि क्या हम वाकई में एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां पे इलेक्शन कुछ इस तरीके से कराया जा रहा है, तो ये फिर नाम मात्र के इलेक्शन ही होते हैं। अब सवाल यहां पर है कि व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। ऐसी वो क्या चीज है जो भारत के अंदर इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है। तो आइए उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अब इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो था बच्चों, आप कह सकते हो कि जब 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंट मिली थी तो 1950 में ये जो इलेक्शन कमीशन था उसे बना दिया गया था। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी कि किसी रूलिंग पार्टी के अंडर में काम नहीं करेगी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो इंडिपेंडेंट है, उसी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी मानी जाती है। वो किसी भी रूलिंग पार्टी के अंडर में वर्क नहीं करती है। तो इलेक्शन को देखने का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इसी कमीशन के पास है। इन आवर कंट्री इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशंस। तो जो इलेक्शन होते हैं वो इंडिपेंडेंट तरीके से कंडक्ट करवाए जाते हैं। जो सारा काम होता है वो इसी यानी इलेक्शन कमीशन के अंडर हमें देखने को मिलता है। इट एंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉय। तो इसको भी वही सभी आजादी मिली है जिस तरीके से इंडिया के अंदर जुडिशरी को दी गई है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन जो अपॉइंट किया जाता है वो हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। बट वंस अपॉइंटेड, लेकिन एक बार वो अपॉइंटेड हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। अब ऐसा नहीं है कि उसे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है तो अब वो उसी के लिए काम करेगा, नहीं। एक बार अपॉइंट होने के बाद वो क्या हो जाता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाता है। वो बिल्कुल एक फ्री एंड फेयर तरीके से अपना वर्क करता है। एक जनरल नॉलेज में मैं आपको एक बता देता हूं कि इंडिया के जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो सुकुमार सेन थे। और इंडिया में फर्स्ट इलेक्शन लोकसभा का जो कंडक्ट कराया गया था वो 1951 एंड 52 में कराया गया था। 51 यानी कि एंड ऑफ द मंथ, अक्टूबर नवंबर के आसपास, जो कि ऑलमोस्ट 5th to 6th मंथ तक करा था, यानी कि जो खत्म हुआ था 52 में ही खत्म हुआ था। तो ये हमारा फर्स्ट लोकसभा का इलेक्शन था। तो ये चीज है, बड़ा सक्सेसफुल रहा था, माइलस्टोन माना गया था इसे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस इलेक्शन कमीशन के पावर्स की कि इसके पास ऐसे क्या क्या राइट्स हैं, तो देखिए इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। यानी कि इलेक्शन कमीशन के वो हर चीज है, वो क्या करेगा, अनाउंसमेंट करेगा, रिजल्ट भी डिक्लेयर करेगा, कंट्रोल भी देखेगा, सारी चीजें उसी के अंडर में रखी गई है। इट इंप्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड
एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स। मैंने अभी आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताया था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी मतलब कुछ कैंडिडेट्स को या फिर पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ चीजें करने की रिस्ट्रिक्शन होती है, जिसे हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि कोई मिनिस्टर अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो कोई भी न्यू पॉलिसीज को अनाउंस नहीं कर सकता, कोई गवर्नमेंट का चीजें ज्यादा यूज नहीं कर सकता, लिमिट में वो अपना पैसा खर्च करेगा। तो ये सारा कंट्रोल किसके ऊपर होता है? इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इसके अलावा ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, जब इलेक्शन कंटेस्ट करवाए जा रहे होते हैं, द इलेक्शन कमिश्नर कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइन। तो वो गवर्नमेंट को भी बोलता है कि इन गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है, टू प्रिवेंट यूज एंड मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट पावर, टू एनहेंस इट चांसेस टू विन इलेक्शन और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो यानी कि उनके ऊपर भी एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि कहीं जो रनिंग गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का ज्यादा इस्तेमाल करके दोबारा से इलेक्शन ना जीत जाए। तो काफी फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी, जब इलेक्शन ड्यूटी लगती है, गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं वो गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते इलेक्शन के टाइम पे, वो बल्कि काम करते हैं इलेक्शन कमीशन के अंडर में। तो ये सबसे ज्यादा खास बात है, यही पावर है इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सेकंड बात करें पॉपुलर पार्टिसिपेशन की, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अलग अलग टर्म्स में आपके साथ शेयर किया गया। फॉर एग्जांपल, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय द वोटर टर्नआउट फिगर। जो भी लोग एक तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक तरीके से ये देखा जाता है कि डेमोक्रेसी में लोगों का कितना ज्यादा इंटरेस्ट है। टर्नआउट इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। ये देखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 जने के पास वोट है, मतलब कि वो एलिजिबल है वोट डालने के लिए, तो ये देखा जाता है कि 10 में से क्या 10 ने वोट डाला है या फिर 6 या 5 या 4 जनों ने वोट डाला है। तो इससे हम परसेंटेज निकालते हैं, उससे हमें पता चलता है किसी कंट्री के अंदर कि डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग कितने ज्यादा है और वो अपने वोट की वैल्यू कितने हद तक सही मानते हैं या कितनी उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये चीजें होगी। अब आप देख लीजिएगा इसे एक डेटा के अकॉर्डिंग कि लोगों का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी यानी कि इलेक्शन में कितने परसेंट तक रहा है। यहां पे आपको वोटर का एग्जांपल दिया गया यूके और इंडिया के। देखिए स्टार्टिंग में क्या था कि जो यूके का वोट शेयर था वो कुछ ज्यादा था और इंडिया का कंपैरिजन थोड़ा कम था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पीरियड यानी ईयर बढ़ता गया तो आप देखोगे आज के समय 2015 के अकॉर्डिंग 66 दोनों का बिल्कुल सेम हमें देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया के अंदर कैसे टर्नआउट हुआ है, वोटर का परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो ये डेमोक्रेसी के लिए काफी अच्छी चीज मानी जाती है। इसके अलावा इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज पीपल वोट इन लार्जर प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज सेक्शंस। इंडिया के अंदर आप देखते हो कि वो लोग या तो पुअर है या फिर पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है या फिर जिनके पास सुविधाएं ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा मात्रा में वोट करते हैं एज कंपेयर टू जो लोग अच्छी खासे रिच है या फिर प्रिविलेज सेक्शन वाले हैं। दिस इज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द वेस्टर्न डेमोक्रेसी। और ये कॉन्ट्रास्ट माना जाता है वेस्टर्न डेमोक्रेसी का, क्योंकि वहां पे बिल्कुल अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए की बात हो रही है, पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक्स वोट मच लेस देन द रिच एंड द व्हाइट पीपल। अमेरिका में क्या होता है कि वहां के जो अफ्रीकन अमेरिकन है या फिर पुअर पीपल्स है वो वोट कम डालते हैं एज कंपेयर टू वहां के जो रिच एंड व्हाइट पीपल है। तो इंडिया में उल्टा हो रहा है, यहाँ पे हमें उल्टा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ये ग्राफ के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हो। तो ये वाला जो सेक्शन दिया गया वो इंडिया का है और ये वाला जो सेक्शन है वो यूएस का है। इंडिया में आप देखोगे जो अपर कास्ट है वो इतने परसेंट तक वोट करते हैं, जबकि ओबीसी वाले उनसे ज्यादा, फिर उसके बाद एससी वाले उनसे ज्यादा और एसटी वाले उनसे भी ज्यादा। तो ये ईयर बाय ईयर क्या है 2004 का बताया गया डेटा। उसी तरीके से अगर हम अमेरिका की बात करें तो जो व्हाइट है यहाँ पर 60% के आसपास कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा है। देन उसके बाद ब्लैक हो गया, फिर उसके बाद हिस्पैनिक्स हो गया। तो आप देख रहे हो बिल्कुल कंट्रास्ट दोनों ही साइड का कैसा कैसा देखने को मिलता है। इसके अलावा कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शन। आए दिन हमारे देश के अंदर लोग इलेक्शंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस जो होते हैं। लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में होते हैं और वो दूसरी पार्टी को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। इवन समटाइम तो सोसाइटी के अंदर फैक्शनलिज्म भी आ जाता है, यानी कि गुट आपस में बंटने लग जाते हैं कि भाई तू कांग्रेस को सपोर्ट करता है, तू गलत इंसान है, तू बीजेपी को सपोर्ट करता है, ये गलत पार्टी है। मतलब एलिगेशन एक साइड दूसरी साइड से लगते ही रहते हैं। इसे हम फैक्शनलिज्म के नाम से जानते हैं। दे फील दैट थ्रू द इलेक्शन दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन द मोर पॉलिटिकल पार्टी टू अडॉप्ट पॉलिटिकल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फेवरेबल टू देम। उन्हें ऐसा लगता है कि
सम टाइम क्या होता है कि जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर प्रेशराइज कर सकते हैं, और प्रेशराइज करने का मतलब ये होता है कि जो भी पॉलिसीज बनेगी, जो गवर्नमेंट पॉलिसी अडॉप्ट करेगी, वो उनके फेवर में ज्यादा होगी। दे आल्सो फील, वो ऐसा भी फील करते हैं दैट देयर वोट मैटर इन द वे थिंग आर रन इन द कंट्री, और उनका जो वोट की वैल्यू है वो काफी ज्यादा मैटर करती है किसी कंट्री को रन करने के लिए, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। आप देख सकते हैं, डू यू थिंक द वोट मेक्स अ डिफरेंस, तो यहाँ पे कुछ पाई चार्ट बताया गया, और देखिए 2004 नेशनल इलेक्शन की स्टडी का एक डेटा है जिसमें बताया गया है अफेक्ट करता है वो 67% लोग मानते हैं, अफेक्ट नहीं करता वो 18% मानते हैं, और जिन्होंने पता ही नहीं जिन्हें उन्होंने 50%, अदर्स में आप देख सकते हो ये अफेक्ट कर सकता है पीपल्स के वोट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा द इंटरेस्ट ऑफ द वोटर इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर। कुछ सालों में हमने देखा है कि जैसे जैसे डेमोक्रेसी बढ़ते जा रही है इंडिया के अंदर, तो जो वोटर्स है उनका भी ना जो इलेक्शन कैंपेनिंग होता है उसमें एक्टिविटी कुछ ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। लोग अपनी फेवरेट पार्टी के फेवर में कुछ ज्यादा ही काम भी कर रहे हैं। ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शन के टाइम की बात हो रही है, मोर देन 1/3 वोटर टुक पार्ट इन अ कैंपेनिंग रिलेटेड एक्टिविटी। डजंट मैटर कि उन्होंने बीजेपी, एनडीए, यूपीए किसकी भी करी हो, लेकिन 1/3 वोटर्स उन्होंने एक्टिविटी में पार्ट किया पॉलिटिकल कैंपेनिंग के अंदर, ये देख सकते हो आप। मोर देन हाफ ऑफ पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज बीइंग क्लोज टू वन और द अदर पॉलिटिकल पार्टी। यहां तक कि आधे से ज्यादा लोगों ने अपने आप को ये आइडेंटिफाई करवा रखा है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करते हैं। ऑब्वियसली डजंट मैटर कि वो पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। 1 out of every 7 वोटर इज अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और कहीं ना कहीं छोटे से छोटे और बड़े से बड़े या मिड लेवल पर 7 में से एक जना कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, फिर चाहे वो वॉलंटियर हो या प्रेसिडेंट हो या फिर और कोई बड़ी पोस्ट वाला क्यों ना हो। ठीक है, ये सारी चीजें। अब यहां पर आप देख सकते हो इलेक्शन ईयर जो धीरे धीरे हमें इंक्रीज होता देखने को मिल रहा है। 96 में 8, फिर 13, 21 और 32, और आज के समय जैसे 2023 चल रहा है तो ये तो और ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अब डिजिटल मीडिया भी आ गया जिसकी वजह से लोग जो और ज्यादा अपनी पॉलिटिकल पसंदीदा पार्टी को और फेवर करने लगे। ठीक है, इसके अलावा तीसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शंस आउटकम। अगर जो रिजल्ट आए, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसे एक्सेप्ट ना करे तो ये भी डेमोक्रेसी के खिलाफ हो जाता है। इंडिया के अंदर जो भी पार्टी हारती है, जो क्लियर मैंडेट होता है, उसे पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट भी करती है। डजंट मैटर वो कौन सी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है या फिर आम आदमी पार्टी है। वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज इन द आउटकम इटसेल्फ, तो वो है इफ इलेक्शन आर नॉट फ्री और फेयर द आउटकम ऑलवेज फेवर द पावरफुल। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तो हमेशा से वो किसके फेवर में जाएगा, रिजल्ट रूलिंग पार्टी के, यानी कि जो पावरफुल पार्टी जिसके पास ज्यादातर पावर दी गई। इन सच अ सिचुएशन द रूलिंग पार्टी डू नॉट लूज इलेक्शन, और ऐसे में कभी भी जो रूलिंग पार्टी वो इलेक्शन हारेगी नहीं। यूजुअली लूजिंग पार्टी डू नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ द रिजल्ट इलेक्शन, और ऑपोजिशन जो पार्टी है वो कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगी कि ये क्या हो रहा है, कि मतलब आप फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट भी नहीं हो रहे हैं तो कोई पार्टी हार भी नहीं है, तो ये सही चीजें नहीं मानी जाती एक डेमोक्रेसी के लिए। अब इंडिया के अंदर कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंडेट होता है वो पब्लिक की तरफ से दिया जाता है, यानी कि वो वोट करते हैं और जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो अपनी गवर्नमेंट को बना लेते हैं, और जो हारी हुई पार्टी होती है जिसे हम ऑपोजिशन कहते हैं वो अपनी जो हार है उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। बड़ा सिंपल सा है। अब यहां पर देखिएगा, नंबर 1, द रूलिंग पार्टी रूटीनली लूज इलेक्शन इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। हमने कांग्रेस जो कि 70 ईयर से भी ज्यादा रूलिंग पार्टी रही है, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल में भी, उसे भी आज हारते हुए देखा है। इनफैक्ट in every 2 out of the 3 election held in the last 25 years the ruling party lost, यानी कि आप देखोगे लास्ट 25 ईयर के अंदर रूलिंग पार्टी जो है वो 2 में से 1 इलेक्शन जो अपना हारी भी है, ये बड़ी बात है। इसके अलावा इन द यूएस an incumbent or sitting elected representative rarely loses an elections. In India, about half of the sitting MPs और MLA lose elections. हमें ये भी देखने को मिलता है कि ऐसे बहुत से बड़े जो लीडर होते हैं वो भी अपना खुद एमपी की सीट या फिर एमएलए की सीट गवा देते हैं, जिसके कोई चांसेस नहीं होते कि हार ही नहीं सकता, लेकिन वो भी हार जाता है। यहां तक कि किसी स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है वो भी अपना इलेक्शन हार जाता है। मैं आपको इसका रियल एग्जांपल ले सकता हूं। रिसेंट टाइम में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कंडक्ट हुए थे, जो तृणमूल कांग्रेस थी, ममता बनर्जी की पार्टी, तो वो वहां की मुख्यमंत्री थी, तो पार्टी तो जीत गई
पार्टी जीत गई लेकिन खुद मुख्यमंत्री अपनी सीट से जो एमएलए थी जो वो हार गई। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कैंडिडेट who are known have to spend a lot of money on buying voter and those which no criminal connection often lose election। अक्सर हम ये देखते हैं जिसका ज्यादा पैसा है, जिसका क्रिमिनल कनेक्शन भी ज्यादा है, यहां तक कि वो भी अपना इलेक्शन हार जाते हैं। और साथ ही bearing very few disputed election the electoral outcome are usually accepted as the people's verdict by the defeated party। यानी कि जनता की जो है वो जीत है, जो जनता ने बोला उन्होंने मान लिया, जो पार्टी है वो हार गई तो उन्होंने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया। अभी रिसेंटली अभी कुछ 1 और 2 वीक पहले ही कर्नाटका का इलेक्शन आया था जिसके अंदर आप देखोगे रिजल्ट जो ऐसा था 135 जो सीट थी वो कांग्रेस ने जीती और बाकी जो 65 के आसपास बीजेपी ने जीती और बाकी जो थी वहां की जनता दल सेकुलर पार्टी ने जीती 19-20 के आसपास। तो मेजोरिटी में कांग्रेस ने कर्नाटका में अपनी गवर्नमेंट को बना लिया, चीफ मिनिस्टर अनाउंस वो जल्दी कर देगी। तो जो हारी जैसे बीजेपी हारी है वहां पे तो उन्होंने अपनी हार को एक्सेप्ट भी कर लिया। ये डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात मानी जाती है। तो ये था बच्चों एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शंस आउटकम के बारे में। होप्स हो गया आप अच्छे तरीके से भी समझ चुके होंगे। इसके अलावा हमारा लास्ट पॉइंट जो आता है इस लेसन का वो है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि ऐसे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने में। आइए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट एंड पार्टी विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट they do enjoy a big and unfair advantage over smaller party and independents। कहने का मतलब ये है कि कैंडिडेट्स हो या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो ये तो नहीं श्योर कर सकती कि वो 101% इलेक्शन को जीत ही जाएगी, लेकिन उसके पास कुछ ज्यादा एडवांटेज होती है जो उनके पास नहीं होती इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और या फिर कोई स्मॉलर पार्टी के पास, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा अपनी रैलीज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, अपना प्रमोशन करवा सकते हैं, जिससे कि ये अपने वोटर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और वो लोग नहीं कर सकते जो स्मॉल पार्टी या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, क्योंकि पैसा चाहिए होता है हर चीज के अंदर, तो ये एडवांटेज उन्हें देखने को मिल जाती है। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शन, देश के कुछ पार्ट में ऐसा भी होता है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होता है जिनका क्रिमिनल कनेक्शन होता है, हैज बीन एबल टू पुश अदर आउट ऑफ इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर अ टिकट फ्रॉम अ मेजर पार्टी। मतलब डरा धमका के या फिर जिनकी पहुंच बोलते हैं ना कि अप्रोच ज्यादा है, तो वो इजीली क्या होता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का टिकट भी ले लेते हैं किसी पर्टिकुलर जगह से इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए भी। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज माना जाता है। तो यही सारी चीजें हैं जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बीच में ऑब्स्टिकल बन सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन काफी अच्छे तरीके से काम करता है। इसी वजह से जो हमने नॉमिनेशन फॉर्म्स के बारे में बात करी थी, जिसमें कैंडिडेट को अपने क्रिमिनल केसेस के बारे में भी बताना पड़ेगा, अपने एसेट एंड लायबिलिटीज के बारे में कि कितना पैसा उसके पास है, क्या क्या चीजें प्रॉपर्टी में उसके पास है, वो सारी चीजें उसे शेयर करनी पड़ेगी, ताकि लोगों को पहले से ही पता चल जाए कि ये जो कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है इसका बैकग्राउंड कैसा है। ये काफी मैटर करता है। तो ये था बच्चों हमारा इस चैप्टर 3 का ओवरऑल कंटेंट। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो इस लेसन में ऑलरेडी गिवन है। जैसे द 16 लोकसभा जो अभी हुई थी, 12% वुमेन यहाँ पर हमें मेंबर्स देखने को मिले हैं, जो अभी रिसेंटली 2019 में हुई थी। द इलेक्शन कमीशन ऑफन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गवर्नमेंट्स एडवाइस अबाउट व्हेन द इलेक्शन शुड बी हेल्ड। जो इलेक्शन कमीशन है, अगर गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट है, अगर वो इलेक्शन कमीशन को कोई सजेशंस देती है तो इलेक्शन कमीशन उसे रिफ्यूज कर सकता है, क्योंकि उसके पास कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। The 16 Lok Sabha has more than 440 member whose assets are more than 1 crore rupees। यानी कि 16वीं लोकसभा में ये देखा गया 440 ऐसे मेंबर जिनके पास 1 करोड़ से ज्यादा के एसेट है। After losing an election, the chief minister said, "I respect the people verdict." तो देखा जाता है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर अपने ही सीट से हार जाए या अपनी ही पार्टी हार जाए, दोबारा से गवर्नमेंट नहीं बना पाए, तो वो रिस्पेक्ट करता है अपनी हार को और लोगों की चॉइस को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जो वर्ड यूज किए गए, कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो आप कह सकते हो कि अ सेट ऑफ norms and guidelines to be followed by the political party and the contesting candidate during the election time। कि जैसे
जैसे गवर्नमेंट के पैसों को ज्यादा खर्च मत करो, प्रोपेगेंडा के लिए किसी के भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए, कोई भी पॉलिसीज इलेक्शन जब अनाउंस हो जाए तो मिनिस्टर नहीं कर सकता, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहलाया जाता है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसे हम सीट कहते हैं, जो कि पॉपुलेशन और एरिया के बिहाफ पर डिसाइड की जाती है। वोटर इन अ ज्योग्राफिकल एरिया हु इलेक्ट आ रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेटिव बॉडी, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, जिसे हम सीट के नाम से भी जान सकते हैं। लोकसभा में 543 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि सीट है, और हर एक स्टेट के अंदर अपनी अपनी सीट होती है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, ये सारा डिपेंड करता है वहां की पॉपुलेशन और एरिया के बिहाफ पर। इसके अलावा है इनकम्बेंट, तो ये क्या होता है? द करंट होल्डर ऑफ अ पॉलिटिकल ऑफिस। Usually the choice for the voter in election is between the incumbent party or candidate and those who oppose them। तो ये incumbent कहलाता है जिसके पास उस पोस्ट का डेजिग्नेशन होता है, यानी कि उसके ऊपर वो कायम है। लेवल प्लेइंग फील्ड, तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, कंडीशंस इन विच ऑल parties and candidate contesting in an election have equal opportunity to appeal for voter and to carry out election campaign। तो भैया आइए मैदान में आइए, बिल्कुल इक्वल तरीके से कंपटीशन करेंगे हर एक पार्टी, और देखते हैं कौन अपने वोटर्स को इन्फ्लुएंस ज्यादा करेगा और उनके वोट ज्यादा ले सकता है। आइए ग्राउंड पे खेले, तो इसका मतलब है लेवल प्लेइंग फील्ड। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस लेसन में ऑलरेडी गिवन है, होप सो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। इसके अलावा बच्चों हम एक्सरसाइज के बिहाफ पे 2 MCQ को भी कवर कर लेते हैं, तो जिससे कि आपको और अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीजन फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन आर फॉल, इनमें से वो क्या चीज है जो कि इलेक्शन कंडक्ट करवाने में गलत साबित होती है। फर्स्ट है, इलेक्शन इनेबल पीपल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली इससे हमें पता चलता है कि जो लोगों ने गवर्नमेंट को चूज किया था, क्या वो सही तरीके से काम कर रही है, नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो उसे दोबारा से चांसेस है जीत सकते हैं, नहीं कर रही है तो भैया गुड बाय, अगले नेक्स्ट ईयर आपको हटा भी दिया जा सकता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। पीपल सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर चॉइस इन एन इलेक्शन। ऑब्वियसली इसके अंदर जो लीडर होते हैं उन्हें चूज कौन करता है? हम ही लोग चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, ताकि वो हमारे लिए बेटर तरीके की पॉलिसीज को बना सके। इसके अलावा फोर्थ है, पीपल कैन इंडिकेट विच पॉलिसीज दे प्रेफर। ये बिल्कुल बात ठीक है कि वो बताते कि कौन सी जो पॉलिसी उनके लिए सही रहती है, ताकि जो चुनी हुई पार्टी है वो उनके फेवर में काम कर सके। लेकिन यहाँ सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि इलेक्शंस इनेबल पीपल टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द जुडिशरी। तो जुडिशरी का तो इसमें कोई रोल ही नहीं होता, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट मानी जाती है। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये बिल्कुल इसके फेवर में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा सी। इसके अलावा अगर बात करें which of these is not good or reason to say that India election are democratic, इनमें से ऐसा कौन सा ऐसा रीजन है जो सही नहीं माना गया है कि इंडिया का जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है? तो देखिए नीचे से शुरुआत करते हैं। इन इंडिया द लूजिंग पार्टी एक्सेप्ट द इलेक्टोरल वर्डिक्ट। ऑब्वियसली यहाँ पे जो हारी पार्टी है वो अपनी हार को स्वीकार कर लेती है, तो ये सही है। इन इंडिया एवरीवन अबव द एज ऑफ 18 हैज अ राइट टू वोट, यानी कि भारत में हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो वो वोट डालने के लिए एलिजिबल होता है, उसको वोट डालने का राइट होता है, राइट टू वोट। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इंडियाज इलेक्शन कमीशन इज अ वेरी पावरफुल, ऑब्वियसली, क्योंकि इलेक्शन कमीशन क्या है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिस तरीके से जुडिशरी यहाँ की इंडिपेंडेंट बॉडी मानी जाती है, तो इसे बिल्कुल सेपरेट रखा गया, ये पावरफुल है। और अब ऑब्वियसली ये तीनों सही है, तो यही गलत होगा। देख लेते हैं गलत क्यों कहा गया इसे। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द वोटर इन द वर्ल्ड। इससे क्या फर्क पड़ता है कि इंडिया के वोटर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है? तो क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया के इलेक्शन डेमोक्रेटिक है? ऐसा तो नहीं है। अगर हमारे यहाँ पर भी गलत तरीके से चुनाव होते तो हम बिल्कुल नहीं मानते। तो ये बिल्कुल कह सकते हो कि सबसे ऑड वाला ऑप्शन है, तो इसलिए यही हमारा आइडेंटिफाई हमने कर लिया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 3 का कंप्लीट 3 पार्ट के अंदर मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराई। थोड़ी सी लंबी हमारी ज्यादा बन गई है, लेकिन हमने डिटेल में हर एक चीज को अच्छे से समझा। होप सो कि बच्चों आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। इन्वाइट करें उन्हें भी चैनल पे, और आने वाले टाइम पे हम ऐसे ही अपना कंटेंट कवर कर लेंगे आपके एग्जाम से पहले। मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।